हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आप अपनी सीटेट की तैयारी काफ़ी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज आपके सीटेट के जो एडमिट कार्ड हैं वो सीटेट की वेबसाइट पर यहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो अभी तक अगर आपने अपना एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किया है तो आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जा कर के डाउनलोड कर लीजिए। तो आज मैं हिंदी की यहाँ पर महामैराथन क्लास फाइनल तरीके से लेकर के आ गया हूँ। ये एक हिंदी की जो महामैराथन है इसमें मैं पूरी हिंदी सीटेट के जितने भी यहाँ पर चैप्टर आते हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर कवर किया है। चाहे आप व्याकरण की बात करें या फिर हिंदी पेडागोजी की बात करें, दोनों को मैं यहाँ पर डिटेल में कवर कराने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने सीटेट की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है या फिर हिंदी की आपने यहाँ पर बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है और आप चाहते हैं कि मेरे हिंदी में यहाँ पर 30 में 30 नंबर आएँ, तो आप ये केवल एक वीडियो देख लीजिए। यकीन मानिए आपके यहाँ पर 30 में 30 नंबर पक्के होने वाले हैं, क्योंकि इसमें मैं जो भी आपसे सीटेट में यहाँ पर संज्ञा से आपके जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस कराने वाला हूँ। यहाँ पर पहला चैप्टर, फिर सर्वनाम, उसके बाद में मैं विशेषण यहाँ पर आपको डिस्कस कराऊंगा। समास से भी क्वेश्चन बनते हैं तो समास भी मैं डिटेल में डिस्कस कराने वाला हूँ। अलंकार भी कराने वाला हूँ। उपसर्ग और प्रत्यय से खूब क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम पेडागोजी पूरी आपकी कवर करने वाले हैं। इसके जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं उन सभी को मैंने इसमें शामिल किया है। तो काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मैराथन होने वाली है। तो अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं, आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो ईमानदारी से चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे जो यहाँ पर वीडियोज़ आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगी और आपकी तैयारी जो है और यहाँ पर बेहतर हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संज्ञा चैप्टर। तो यहाँ पर संज्ञा किसे कहते हैं, सबसे पहले तो यही यहाँ पर प्रश्न आता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति का अगर नाम है तो उसको भी हम क्या कह देंगे, संज्ञा कह देंगे। जैसे कि राम लिखा है, राम क्या है, संज्ञा है। वस्तु कोई भी हो जाएगी, वस्तु जैसे कि पेन जिससे हम लिख रहे हैं तो पेन क्या है, एक संज्ञा है। फिर स्थान, किसी भी स्थान का नाम आ सकता है। स्थान में जैसे कि लखनऊ आ सकता है, लखनऊ, दिल्ली, ये सब क्या है, संज्ञा ही हैं। और यहाँ पर भाव, जैसे कि भाव हमारा क्या होता है, जैसे कि प्यार आ सकता है, प्यार भाव में आएगा। और क्या होगा यहाँ पर, जैसे क्रोध हो सकता है। तो ये सभी हमारे भाव हैं। तो भाव भी किस में आते हैं, संज्ञा में आते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है कि संज्ञा के जो भेद होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके सीटेट के लिए। उन्हीं से क्वेश्चन आपके सीटेट में बनते हैं। तो यहाँ पर सबसे जो पहला यहाँ पर है संज्ञा का भेद, वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा, जैसे कि व्यक्तियों के नाम, राम, सीता, लक्ष्मण, मोहन, सुरेश, ये सब क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। नदियों के नाम जैसे कि गंगा, जमुना, सरस्वती, ये सभी क्या है, नदियों के नाम हैं। तो नदियों के नाम भी क्या आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएंगे। गांवों के नाम, राज्यों के नाम जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्या हो गया, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। फिर यहाँ पर जैसे कि उत्तराखंड, तो ये सभी राज्यों के नाम हैं। तो ये जितने भी राज्यों के नाम हैं वो सब किस में आ जाएंगे, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसमें किसी व्यक्ति का नाम, नदी का नाम, गाँवों का नाम, राज्यों का नाम, शहरों का नाम, इन सब के जो नाम होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। दूसरा हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। तो अब जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, तो यहाँ पर जो है जातिवाचक संज्ञा में कोई भी प्राणी, वस्तु की पूरी जाति के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। जैसे पशुओं के नाम हो सकते हैं, पशुओं में यहाँ पर आ सकता है। फिर क्या हो जाएगा, कीट पतंगों, पतंगे जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा में आपके आ जाएंगे। जैसे कि अगर पशुओं के नाम में घोड़ा लिखा हुआ है तो घोड़ा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और बहुत सारे गाय है, गाय क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो जातिवाचक संज्ञा होती है वो यहाँ पर किसी वस्तु की या फिर प्राणी की कोई भी पूरी जाति जो होती है, जो कोई भी, जैसे घोड़ा है तो घोड़ा अपने पूरी घोड़ा जाति का यहाँ पर बोध करा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा जो भेद होता है वो हो जाता है समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है, समूह वाचक संज्ञा। अब यहाँ पर आपको इस नाम से ही पता चल रहा होगा कि ग्रुप,
तो ग्रुप बनाने वाली संज्ञा जो होगी वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे कि पदार्थों के नाम हो सकते हैं, उनके समूह हो जाएंगे। और यहाँ पर व्यक्तियों के समूह, गिरोह, जैसे कि यहाँ पर अगर व्यक्तियों का समूह है तो उसको गिरोह कह सकते हैं। आर्मी, आर्मी क्या है, यहाँ पर व्यक्तियों का समूह हो जाएगा। झुंड, ये सब क्या है, तो यहाँ पर ये सब समूहवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। अब यहाँ पर चौथा जो होगा यहाँ पर भेद, वो हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, तो जो द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो यहाँ पर मटेरियल की बनी हो, मटेरियल में जैसे कि लकड़ी हो सकती है, तो लकड़ी क्या है, यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा है। और यहाँ पर दूध हो जाएगा, चीनी हो जाएगी। तो जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो यहाँ पर मटेरियल, किसी भी मटेरियल से अगर कोई यहाँ पर वस्तु बनी हुई है तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा में इसको यहाँ पर रखा जाता है। फिर जो फिफ्थ यहाँ पर है भेद, वो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या आ जाएंगे कि व्यक्ति के भाव यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कि गुड़, गुड़ में कोई भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर गुड़ में आ जाएगा जैसे सुंदरता है, सुंदर हो जाएगा। और प्यार, क्रोध, प्यार, क्रोध, ये सब क्या है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। बचपन, बचपन भी क्या है, जो चीज़ हम केवल फील कर सकते हैं। हवा, हवा क्या है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। तो जो हम देख नहीं सकते हैं, हम केवल महसूस कर सकते हैं, वो सभी किस में आ जाएंगे, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। उम्मीद है आपको यहाँ पर संज्ञा अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी संज्ञा में डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। कौन से शब्द, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, के स्थान पर प्रयोग होते हैं। तो जो भी शब्द यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। चलिए इसको समझते हैं। जैसे हमने कहा राम स्कूल जाता है, हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, राम स्कूल जाता है। अब यहाँ पर राम तो संज्ञा है, अब संज्ञा के स्थान पे क्या आ सकता है, जैसे वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। तो अगर हमने लिख दिया कि वह स्कूल जाता है तो यहाँ पर वह क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर वह जो है ये आपका सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के भी भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, टोटल जो है वो 6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 भेद होते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो इसको हम इरेज कर देते हैं और यहीं पे हम इसको समझा देते हैं 6 भेद कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो है यहाँ पर सर्वनाम का भेद जो होता है वो आ जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है इसमें यहाँ पर जो भी यहाँ पर क्या है, पुरुषों, जैसे कि राम के स्थान पर वह आ गया, तो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर ऐसे सर्वनाम शब्द जो पुरुषों का यहाँ पर क्या कराएं, बोध कराएं, उनको क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सेकंड हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक क्या होता है, तो निश्चयवाचक में है कि कोई भी चीज़ अगर यहाँ पर निश्चित है, जैसे ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु को यहाँ पर निश्चित तरीके से हमें बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने लिखा वह जा रहा है, वह जा रहा है, तो हमें यहाँ पर पता है कि वह जा ही रहा है। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पर शब्द हैं ये क्या करा रहा है, यहाँ पर निश्चय किसी भी वस्तु का करा रहा है, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जहाँ पर हमें कोई चीज़ निश्चित ना हो, किसी भी वस्तु का निश्चय ना हो, वहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। जैसे कि हमने लिख दिया दूध में कुछ गिर गया है, दूध में कुछ गिर गया है, तो यहाँ पर हमने लिखा कि कुछ गिर गया है, तो कुछ क्या है, यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ पर कुछ का मतलब है कि हमें कोई चीज़ निश्चित ही नहीं क्या गिरा है, एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता है कि क्या गिरा है दूध में, लेकिन कुछ गिर गया है ये हमें पता है। तो यहाँ पर जो कुछ है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर यहाँ पर चौथा कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा जो प्रकार है यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंधवाचक
सर्वनाम। अब जो संबंधवाचक सर्वनाम है वो ऐसे शब्द या फिर कह सकते हैं ऐसे सर्वनाम शब्द जो यहाँ पर संबंध बताते हैं या फिर दो मतलब कह सकते हैं सिचुएशन में संबंध बताते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसा करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वैसा भरोगे। अब यहाँ पर क्या है, हमने लिखा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा और वैसा क्या है यहाँ पर संबंधवाचक जो है ये सर्वनाम है। ये जो दो शब्द हैं जैसा और वैसा, ये क्या है यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। चलिए अब फिफ्थ देख लेते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो कि यहाँ पर प्रश्न करते हैं, जैसे कि अगर हमने लिख दिया क्या या फिर कौन, ये सब क्या हैं, तो ये हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर यहाँ पर लास्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है कि निजता का बोध कराता है। जैसे कि यह पुस्तक मेरी है, मैंने लिखा यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने बताया ना कि ये पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पर हो जाएगा निजवाचक कि मतलब तुम अपना काम करो, निजता का यहाँ पर पहचान करा रहा है। जैसे तुम अपना काम करो, अपना काम करो, तो यहाँ पर अपना क्या है, अपना, आप, ये सब क्या हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये सभी जो होंगे वो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। तो ये 6 प्रकार थे यहाँ पर सर्वनाम के। उम्मीद है आपको यहाँ पर ये जितने भी प्रकार थे अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए अब विशेषण देख लेते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं, तो विशेषण उन्हें कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किन्हें कहते हैं विशेषण, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, यहाँ पर विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे क्या आ जाएगा, काला घोड़ा, हमने लिखा काला घोड़ा। अब यहाँ पर घोड़ा कैसा है, उसकी विशेषता है कि वो काला है, तो इसका मतलब है कि घोड़े की विशेषता क्या हुई, काला। तो काला यहाँ पर क्या हो गया, विशेषण शब्द हो गया। क्या हो गया यहाँ पर, विशेषण शब्द हो गया। और घोड़ा क्या हो गया यहाँ पर, विशेष से हो गया। क्या हो गया, विशेष से। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहा जाता है, और जो यहाँ पर शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। हमेशा जो विशेष से होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम हो सकते हैं, तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इसके जो भेद होते हैं विशेषण के वो कितने होते हैं, तो टोटल यहाँ पर जो विशेषण होते हैं वो 4 इसके भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला आ जाता है गुणवाचक विशेषण। पहला क्या होगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पर जो गुणवाचक विशेषण होगा इसकी क्या पहचान होगी कि आप जान पाएंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो गुणवाचक विशेषण है, तो यहाँ पर गुण, दोष, दशा, इस तरीके से कोई भी यहाँ पर दिया हो, जैसे किसी का गुण दिया हो, दोष दिया हो और या फिर दशा दी हो। दशा में क्या आ जाएगा, जैसे कि कोई लड़का, पतला लड़का हो सकता है, पतला लड़का, तो लड़के की विशेषता क्या होगी यहाँ पर कि वो पतला है, तो यहाँ पर दशा की बात हो रही है। मोटा लड़का, या फिर गुण है कि वह बहुत क्या है, सुंदर है, मतलब सुंदर लड़की कह सकते हैं, सुंदर लड़की, तो लड़की की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है, तो यहाँ पर गुण उसका है। और यहाँ पर दोष में क्या हो जाएगा, शैतान बालक, जैसे हमने लिख दिया शैतान बालक, झूठा बालक, तो बालक की विशेषता क्या है कि वो शैतान है। तो यहाँ पर ये क्या हो गए, गुण, दोष, दशा, इन सब से अगर आपको दिखे वहाँ पर तो वो कौन सा यहाँ पर हो जाएगा विशेषण का प्रकार, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। अब यहाँ पर जो संख्यावाचक विशेषण होगा इनके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, मतलब कि निश्चित जो संख्याएं होती हैं निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा क्या हो जाता है, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाता है। क्या हो जाता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। अब जैसे निश्चित संख्या में क्या आ जाएगा, जैसे हमने लिख दिया 4 लड़के, 4 लड़के, तो ये यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर 4 लड़के हैं। अब यहाँ पर हमने लिख दिया इसी में कुछ लड़के, तो हमें नहीं पता ना कि लड़के कितने हैं, लेकिन हमें ये पता है कि कुछ लड़के हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। ये क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण ऊपर वाला हो गया यहाँ पर। तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पर इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं इधर का, और फिर इधर आपको अगला यहाँ पर बता देते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर थर्ड जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा जो प्रकार है वो क्या है, परिमाणवाचक
वाचक विशेषण हो जाएगा। अब परिमाणवाचक में भी क्या होता है, निश्चित परिमाणवाचक होता है और अनिश्चित। ए क्या हो जाता है, निश्चित परिमाणवाचक होता है, निश्चित परिमाणवाचक, और बी क्या हो जाता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जैसे आपको कोई भी चीज़ निश्चित हो, जैसे हमने लिखा कि 100 लीटर दूध, क्या लिख दिया, 100 लीटर दूध, तो यहाँ पर हमें निश्चित है ना कि ये कितना है दूध, तो 100 लीटर है। अगर हमने लिख दिया कि कुछ दूध लिख दिया, तो यहाँ पर हमें नहीं पता ना कि कितना दूध है, कुछ दूध है, तो यहाँ पर दूध जो है वो परिमाणवाचक विशेषण है, लेकिन जब कुछ दूध हमने लगा दिया तो वहाँ पर ये हो गया कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। लेकिन यहाँ पर ए वाले में क्या था, निश्चित, जो हमें यहाँ पर 100 लीटर पता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। चलिए अब यहाँ पर जो लास्ट है विशेषण का प्रकार वो कौन सा है, तो लास्ट है सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा, फोर्थ जो प्रकार है वो है सार्वनामिक विशेषण। तो यहां पर सार्वनामिक विशेषण क्या हो जाएगा, जैसे हमने लिख दिया यह लड़का, यह लड़का, तो लड़का क्या है, यह लड़का, यह जो है ये सर्वनाम है और सर्वनाम यहाँ पर विशेषता बता रहा है लड़के की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। वह आदमी, जैसे हमने लिख दिया वह आदमी, तो यह और वह क्या है, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं तो आप साथ में पेन और कॉपी ले लीजिए, इसको साथ में नोट करते चलिए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। अगर आप ये यहाँ पर समझ लेंगे तो आपको ये बहुत, चाहे यहाँ पर यूपी टेट आएगा तब भी उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं, आपका अगर ये क्लियर रहेगा तो आपको वहाँ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप यहाँ पर सुपर टेट चाहे देख लीजिए, और कोई भी यहाँ पर राज्य स्तरीय या एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं उसमें हिंदी में या ये सारी चीज़ें पूछी ही जाती हैं कि विशेषण क्या है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है। तो अगर आप यहाँ पर सीटेट के लिए नहीं तो आप अदर एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे तो आप उसके लिए भी देख लीजिए। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं समास। तो यहाँ पर समास में आपसे पूछा क्या जाता है, तो समास में सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि इनके प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, तो सीटेट में हम उन्हीं को यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो समास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो प्रकार होता है इनके जो है 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं समास के, 6 प्रकार होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। तो इन्हीं से क्वेश्चन सीटेट में बनते हैं, तो इन्हीं को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला आ जाता है अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास क्या होता है, तो यहाँ पर प्रथम पद जो होता है वो प्रधान होता है, या फिर कह सकते हैं पूर्व जो पद होता है, पूर्व पद वो प्रधान होता है, और जो द्वितीय पद होता है वो गौड़ होता है। कौन गौड़ होता है, तो द्वितीय पद यहाँ पर गौड़ होता है। अब यहाँ पर जो पूरा पद होता है वो मिलकर के एक अव्यय बना देता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अव्ययी भाव समास बोला जाता है। जैसे अब देखो यहाँ पर अव्यय क्यों बना देता है, क्योंकि पहले शब्द में जो है जो शब्दांश होगा, जो पहला पद होगा उसमें यहाँ पर क्या होगा कि उपसर्ग लगा होगा। तो उपसर्ग में जैसे कि हमने अगर लिख दिया प्रतिदिन, अगर प्रतिदिन लिखा है इसका मतलब प्रति क्या है, उपसर्ग है, और ये पूरा यहाँ पर मिल करके क्या बन रहा है, अव्यय बना दे रहा है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर जो है संज्ञा, सर्वनाम, लिंग इसका किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उनको, उन शब्द को क्या बोला जाता है, अव्यय बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये प्रतिदिन क्या है आपका, ये अव्ययी भाव समास है। तो अव्यय यहाँ पर क्या हो गया, प्रतिदिन जो है ये अव्ययी भाव समास हो गया। इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, और भी बहुत सारे जो होंगे यहाँ पर वो आपके अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है, अव्ययी भाव समास है, जैसे ये पूर्व पद क्या था, उपसर्ग हो गया, और पूरा पद मिलकर के क्या बन गया, यहाँ पर अव्यय बन गया। इसी तरीके से क्या हो सकता है, रातों रात हो सकता है। रातों रात अगर आपने लिख दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। सेकंड जब आ जाएगा यहाँ पर, तो सेकंड जो है वो है यहाँ पर तत्पुरुष समास। क्या है, तत्पुरुष समास है। अब जो तत्पुरुष समास होता है इसको आप कैसे पहचानेंगे, तो इनमें कारक चिन्हों का लोप होता है। क्या होता है, कारक जो चिन्ह होते हैं उनका लोप होता है। अब कारक चिन्ह कितने होते हैं, तो यहाँ पर 8 होते हैं कारक चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के, अधिकरण में पे पर, और संबोधन हे भो अरे, इस तरीके से ये कारक चिन्ह होते हैं। अब कारक चिन्हों का लोप होता है, जैसे कि यहाँ पर आपने लिखा
रसोई घर, आपने क्या लिख दिया, रसोई घर। तो ये क्या है, यहाँ पर तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर, क्या हो गया, रसोई के लिए घर, ये हो गया। तो यहाँ पर जब रसोई के लिए घर हो गया तो के लिए क्या है, यहाँ पर कारक चिन्ह है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या कर देना है, तत्पुरुष समास लगा देना है। तो जब भी आपको एग्जाम में अगर इस तरीके का कोई भी दिखे शब्द जिसमें कारक चिन्हों का लोप हो तो वहाँ पर आपको तत्पुरुष समास यहाँ पर टिक कर देना है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर थर्ड जो पार्ट होगा इसका वो आ जाएगा आपका कर्मधारय समास। क्या आ जाएगा, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो शब्द होते हैं वो विशेषण विशेष का यहाँ पर संबंध होता है। क्या होता है, विशेषण विशेष का अगर संबंध बता रहे हैं वो, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कर्मधारय समास। जैसे कि हमने लिख दिया एग्जाम्पल में लिखा काली मिर्च, क्या लिखा, काली मिर्च। तो काली मिर्च यहाँ पर क्या है, मिर्च की विशेषता है कि वो काली है, तो यहाँ पर क्या है, विशेषण और विशेष का यहाँ पर संबंध है। इसका मतलब कौन सा समास हो गया, यहाँ पर कर्मधारय समास हो गया। तो इसी तरीके से जब आपको विशेषण विशेष का यहाँ पर संबंध मिले तो आपको वहाँ पर कर्मधारय समास यहाँ पर लगा देना है। अब चौथा जो प्रकार होगा वो हो जाएगा द्विगु समास। क्या हो जाएगा, द्विगु समास। अब द्विगु समास को आप कैसे पहचानेंगे, तो द्विगु समास जो होता है इसमें प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रथम पद संख्यावाची कैसे आप जानेंगे, जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया चौराहा। तो जब मैंने चौराहा लिखा तो यहाँ पर क्या है, चार राहों का समूह, चार राहों या फिर रास्तों का समूह, राहों का समूह, उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर चौराहा बोल देंगे। अब चार क्या है, यहाँ पर संख्यावाची है। इसी तरीके से आप चार पाई बोल सकते हैं, चार पाई यहाँ पर लिख सकते हैं। चार पाई में मतलब क्या है कि चार पाए जिसमें हो उसको चार पाई बोला जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है, संख्यावाची शब्द है। त्रिभुज अगर आ जाएगा, त्रिभुज, तो त्रिभुज में क्या है कि तीन भुजाओं का समूह। तो जिसमें भी आपको प्रथम पद जो है वो संख्यावाची दिखे वो सभी क्या हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये सभी हो जाएंगे आपके द्विगु समास। चलिए अब यहाँ पर फिफ्थ जो है वो ऊपर लिख देते हैं, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास क्या होता है, यहाँ पर द्वंद्व समास में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर योजक चिन्ह होते हैं, योजक चिन्ह का लोप होता है या फिर लगा होता है, यहाँ पर कह सकते हैं। जैसे योजक चिन्ह कैसे लगे होंगे, जैसे हमने लिखा माता पिता, माता पिता, तो यहाँ पर माता और पिता के बीच में ये जो चिन्ह लगा है इसको क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं। और यहाँ पर जो दोनों शब्द होते हैं एक दूसरे का यहाँ पर क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे माता का पिता हो गया, पिता का माता हो गया। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, भाई बहन अगर लिखा है, भाई बहन लिखा है तो भाई बहन में भी तो यहाँ पर योजक चिन्ह लगता है इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर जब भी योजक चिन्ह आपको दिख जाए तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। और दोनों यहाँ पर शब्द जो होते हैं वो एक दूसरे का विलोम होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर जो सिक्स्थ होता है वो होता है बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर आपको बहुब्रीहि समास कैसे पहचानना है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें कोई भी पद मतलब कि ना तो प्रथम पद यहाँ पर मुख्य होता है ना ही द्वितीय पद यहाँ पर मुख्य होता है, कोई अन्य पद यहाँ पर प्रधान होता है। जैसे अन्य पद इसमें क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है। क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर नीलकंठ, नीलकंठ मतलब कि जिसका यहाँ पर नीला है कंठ जिसका, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिव जी, शिव जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीलकंठ किसको कहते हैं, शिव जी को कहते हैं। दशानन जैसे हमने लिख दिया दशानन, तो दशानन क्या है, 10 सिरों वाला अर्थात रावण। तो यहाँ पर अन्य पद जो है वो प्रधान है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास आपको ध्यान रखना है, अन्य पद प्रधान होता है। और इसकी एक जानने की जो ट्रिक होती है वो होती है कि जितने भी भगवान के नाम या फिर कोई स्पेशल नाम जो रूढ़ शब्द होते हैं, कह सकते हैं योग रूढ़ जो होते हैं शब्द, उनको क्या कहा जाता है यहाँ पर, वो सभी बहुब्रीहि समास होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और नए हैं अगर चैनल पर तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं अलंकार। तो अलंकार क्या होता है, अलंकार का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ होता है गहना या फिर आभूषण, गहना या फिर आभूषण। जिस तरीके से कोई भी यहाँ पर महिला जो है वो अपना जब श्रृंगार करती है, गहने और आभूषण यहाँ पर पहनती है तो वो सुंदर दिखने लगती है, उसी तरीके से
अगर कोई भी पंक्ति है या फिर कविता है, जब उसमें यहाँ पर अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है तो वो कविता सुंदर लगने लगती है। इसीलिए इसको जो है गहना या फिर आभूषण की संज्ञा दी गई है। तो आपको ध्यान रखना कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गहना या फिर आभूषण। अब यहाँ पर अलंकार जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शाब्दिक अलंकार, शाब्दिक अलंकार, और दूसरा होता है अर्थालंकार। पहला क्या होता है, शब्दालंकार कह सकते हैं या फिर शाब्दिक अलंकार कह सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, शब्दालंकार यहाँ पर लिख सकते हैं, शब्दालंकार, और दूसरा होता है अर्थालंकार। लेकिन आपके सीटेट में ज़्यादातर शब्दालंकार पूछा जाता है, तो हम इसी को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो शब्दालंकार के तो बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर तीन आप में ज़्यादा पूछे जाते हैं सीटेट में, तो वही हम यहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहला आ जाता है अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार आप कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। मतलब किसी भी पंक्ति में यहाँ पर आपको लिख देना है कि किसी भी पंक्ति में अगर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर जो है वो अनुप्रास अलंकार होता है। अब जैसे कौन सी पंक्ति होगी जिसमें यहाँ पर बार बार होगा, जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया पंक्ति तरन तनुजा तट तमाल तरन, एक मिनट इसको सही से लिख देंगे, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो यहाँ पर क्या है, ता वर्ण की देखिए आप आवृत्ति कितनी बार हुई, बहुत बार हुई है ना, दो या दो से अधिक बार यहाँ पर अगर किसी भी एक वर्ण की आवृत्ति हो जाती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो अब जब भी आपके सीटेट में यहाँ पर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए और वो पंक्ति में क्या हो, एक ही वर्ण की अगर बार बार आवृत्ति हो, तो वहाँ पर आपको आंख बंद करके अनुप्रास अलंकार लगा देना है। चलिए अब यहाँ पर जो सेकंड यहाँ पर है वो आ जाता है आपका यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में क्या होता है कि जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार यहाँ पर आता है और उसका प्रत्येक बार अर्थ भी अलग होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर लिख दें कनक कनकते सौगुनी, जैसे उदाहरण में हमने लिखा कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय वा पावे बौराय जग वा खावे बौराय। तो यहाँ पर देखो कनक और कनक दो बार यहाँ पर आया है कनक ना, एक तो ये आया एक ये आया। तो यहाँ पर एक कनक का जो अर्थ है यहाँ पर क्या है, वाह पावे बौराए, मतलब कि सोना है एक का अर्थ। अगर किसी व्यक्ति के पास यहाँ पर सोना अधिक हो जाता है तब भी वो क्या हो जाता है, यहाँ पर अहंकार उसमें आ जाता है। बौराने का मतलब यहाँ पर है कि अहंकार हो जाता है। और अगर वो धतूरा खा लेता है, यहाँ पर दूसरे का अर्थ क्या है, धतूरा है। तो अगर कोई व्यक्ति, धतूरा एक फल होता है जो कि शंकर जी के ऊपर ज़्यादातर चढ़ाया जाता है जब पूजा की जाती है या फिर रुद्राभिषेक वगैरह किया जाता है, तो वहाँ पर धतूरा चढ़ाया जाता है। और धतूरे में क्या होते हैं, एक तरीके के कांटे होते हैं, वो आप देख लेना, सर्च कर लेना धतूरा। और यहाँ पर धतूरा अगर कोई व्यक्ति खा लेगा तो वो भी यहाँ पर पागल हो जाता है। इसलिए देखो यहाँ पर शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ क्या हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, आपका यमक अलंकार हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट है अलंकार। चलिए ऊपर वाले को यहाँ पर हम इरेज कर देते हैं और इरेज करने के बाद में थर्ड जो है यहाँ पर पार्ट हम इसको देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, श्लेष अलंकार। इससे भी आप में क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर में, तो मैं इसको भी यहाँ पर बता देता हूँ। श्लेष अलंकार आप कैसे पहचानेंगे, तो श्लेष का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर अर्थ होता है चिपकना। क्या अर्थ होता है, चिपकना अर्थ होता है। तो ये आपको ध्यान रखना कि श्लेष का जो अर्थ है वो चिपकना है। जब एक ही शब्द पंक्ति में आता है और उसके अर्थ अनेक होते हैं, एक ही शब्द के अनेक अर्थ जब होंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर मंगन, मंगन को देख पट देत बार बार हैं, देत बार बार हैं। ये मैंने पंक्ति लिखी। अब यहाँ पर देखिए ये जो पट है
ये एक ही बार यहाँ पर आया है, लेकिन इसके जो अर्थ हैं वो दो हैं। पहले पट का जो अर्थ है वो वस्त्र हो जाएगा और दूसरे पट का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, किवाड़ हो जाएगा या फिर दरवाजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किवाड़ या फिर दरवाजा हो जाएगा। तो देखिए शब्द एक ही है लेकिन अर्थ उसके क्या हैं, दो हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे कि है एक और यहाँ पर उदाहरण आ जाता है आप में श्लेष अलंकार का, वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए, तो उम्मीद है आपको यहाँ पर जो शब्द अलंकार है वो अच्छे से तीनों ये समझ आ गए होंगे। चलिए अब उपसर्ग यहाँ पर देख लेते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग की क्या होती है, उपसर्ग को अगर हम यहाँ पर संधि विच्छेद करें तो यहाँ पर उपधन सर्ग हो जाएगा, उपधन सर्ग हो जाएगा। उप का अर्थ क्या होता है, समीप होता है। क्या होता है, समीप होता है। और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना या फिर सृष्टि करना या फिर नया शब्द बनाना या फिर नया शब्द बनाना। तो ये जब यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर समीप पे जा करके, इसका मतलब क्या हो गया, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना ही क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर उपसर्ग किसे कहते हैं, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उनमें विशेषता ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। क्या होता है, वे शब्दांश, आपको लिख देना है, वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़ते हैं, किसी शब्द से पहले जुड़ते हैं, पहले जुड़ते हैं और उनमें विशेषता ला देते हैं, और उनमें क्या ला देते हैं, उनमें विशेषता ला देते हैं। क्या ला देते हैं, विशेषता ला देते हैं। तो जब विशेषता ला देते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, यहाँ पर उपसर्ग कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि अभी और समझाना है। अब जैसे उपसर्ग में यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो अगर आपने जैसे लिख दिया परा, क्या लिखा, एक मिनट, इसको आपने लिख दिया परा प्लस क्रम। तो जब पराक्रम लिखा यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, पराक्रम, ये बन जाएगा, नया शब्द बन गया ना। परा और क्रम जो है ये मूल शब्द था, अब इसमें यहाँ पर पहले जुड़ गया। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अब परा से ही क्या बन जाएगा, परा प्लस अभव, तो क्या हो जाएगा, पराभव हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये भी लिख लेना है, पराभव हो जाएगा। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, वि धन ज्ञान बराबर क्या हो जाएगा, विज्ञान, आपको लिख देना, क्या हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर पहले आप लगाएंगे तो ये क्या होंगे, वहाँ पर आपके उपसर्ग होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें संस्कृत में उपसर्गों की संख्या, तो संस्कृत जो है, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या जो है वो 22 है। उर्दू में कितनी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ, 19 होती है। और हिंदी में जो उपसर्गों की संख्या होती है वो कितनी होती है, यहाँ पर 10 होती है। तो हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10, संस्कृत में 22 और उर्दू में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 19। तो अगर आपको ये सारे उपसर्ग भी अगर याद करना है तो आप बताइए, मैं आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा कि इसमें कितने कितने संस्कृत में उपसर्ग होते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप उसको इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए, अब यहाँ पर उपसर्ग के बारे में तो सारी चीज़ें समझ आ गई। अब यहाँ पर सेकंड आ जाता है प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या होता है, तो प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर, मतलब कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर, शब्द के पीछे जुड़कर उनमें क्या ला देते हैं, विशेषता ला देते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे हमने लिखा नगर, नगर में अगर ई जोड़ दिया यहाँ पर प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा, नगरीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नगरीय हो गया। तो यहाँ पर देखो ये पीछे शब्द के जुड़ा हुआ है ये शब्दांश, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो ई है ये प्रत्यय हो जाएगा। इसी तरीके से रात हमने लिखा प्लस भर लिख दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रात भर, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रात भर हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आपके जो हैं यहाँ पर जो प्रत्यय होते हैं वो बाद में जुड़ते हैं और उसमें विशेषता ला देते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है। तो उम्मीद है अब आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी अच्छे से।
मैंने सारी चीज़ें डिटेल में आपसे कवर करा दी हैं। तो अब हम यहाँ से पेडागोजी के क्वेश्चंस और पेडागोजी के जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं आपके हिंदी में, वो सभी मैं यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप यहाँ तक अगर आपने देखा है तो आगे भी देखिए, यहाँ पर आपकी पूरी सीटेट की तैयारी होने वाली है। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि वीर का बहुवचन रूप है। अब आपको बताना है कि जो वीर है उसका बहुवचन रूप क्या होगा। तो जो वीर होता है वो ऑलरेडी क्या है, बहुवचन शब्द है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर वीर का वीर ही रहेगा। तो ए, बी और डी यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर वीर का बहुवचन क्या हो जाएगा, वीर ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आप हिंदी भाषी अध्यापक हैं और आपकी नियुक्ति यहाँ पर पंजाब के किसी विद्यालय में हुई है। अब चूंकि आप स्थानीय भाषा नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, समुदाय को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए या फिर किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए आवेदन कर देना चाहिए। सी ऑप्शन है कि बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण आरंभ कर देना चाहिए, या फिर अंग्रेजी में संप्रेषण वहाँ पर करना चाहिए आपको। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में आपको मानना है और उसी के शिक्षण को आरंभ कर देना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, हालांकि वह वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है। इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहेंगे आप, टीम शिक्षण कहेंगे, मदद कहेंगे, सहपाठी शिक्षण कहेंगे या फिर सहपाठी परामर्श यहाँ पर कहेंगे। तो यहाँ पर मदद कहेंगे, इसके फोल्डिंग कहेंगे, क्या कहेंगे, इसके फोल्डिंग कहेंगे। इसके फोल्डिंग क्या होती है, आपने देखा होगा इसके फोल्डिंग क्या होती कि शुरुआत में यहाँ पर उसको मदद दी जाती है और बाद में धीरे धीरे जो है उसकी मदद को यहाँ पर कम कर दिया जाता है और सारी चीज़ें वो खुद ब खुद सीख लेता है बालक। तो इसलिए इसके फोल्डिंग यहाँ पर ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए बी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब, क्या होता है कि बच्चों को भाषा का परिवेश दिया जाए, मतलब कि उनको एक्सपोजर दिया जाए। बी ऑप्शन है कि बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाए जाएं, या फिर बच्चों को अनुवाद करने का अभ्यास करवाया जाए, या फिर बच्चों को पठन के यहाँ पर अवसर दिए जाएं। चलिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो भाषा का अर्जन केवल तभी घटित होता है जब बच्चों को यहाँ पर अच्छा आप परिवेश देंगे, उनको एक एक्सपोजर देंगे, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है। आपको बताना है कि जो पाठ्य पुस्तक होती है उनके बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो पाठ्य पुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता, या फिर पाठ्य पुस्तक अध्यापक और विद्यार्थी के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री है। सी ऑप्शन है कि यह पाठ्यचर्या में उल्लेखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है, या फिर ये सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पाठ्य पुस्तक के लिए है, पाठ्यचर्या में उल्लेखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है हमें पाठ्य पुस्तक, इसलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं, आपने विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा है। उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। इस प्रक्रिया में आप द्वारा विद्यार्थियों को किस तरह के पठन के लिए यहाँ पर प्रोत्साहित कर रहे हैं आप। तो गहन पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, विस्तृत पठन के लिए, बारीकी से पठन के लिए, या फिर सरसरी तौर पर पठन के लिए आप प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो गहन पठन के लिए आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल जो है वो किसका बोध कराता, मूल्यांकन परक का बोध कराता, वैश्विक बोध कराता है, स्थानीय बोध कराता है, या फिर निष्कर्षात्मक यहाँ पर बोध कराता है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो वो स्थानीय यहाँ पर बोध कराता है। कौन सा कौशल, तो स्थानीय कौशल, स्थानीय बोध यहाँ पर कराएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याकरण पढ़ाने पर निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो ए ऑप्शन है कि ड्रिल के माध्यम से अभ्यास करवाना चाहिए बच्चों को, उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, नियम प्रस्तुत करने चाहिए, या फिर वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना चाहिए बच्चों के लिए। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर 112 का करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर नियम जो है
वो प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर कह रहा है कि आप सबसे पहले व्याकरण अगर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि निगमनात्मक जो उपागम होता है, निगमनात्मक जो यहाँ पर शिक्षण विधि है, उसमें सबसे पहले नियम बताए जाते हैं, बाद में उदाहरण बताए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश तथ्यों से कहीं आगे जाकर लगाने का यहाँ पर तरीका है। तो यहाँ पर तथ्यों से कहीं आगे जाकर लगाने का क्या तरीका है, पाठ्य सामग्री का विस्तार, मतलब कि, और या फिर व्याख्या करना, विश्लेषण करना, या फिर निष्कर्ष निकालना यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो पाठ्य सामग्री का विस्तार करना ही तथ्यों से कहीं आगे जाकर के यहाँ पर लगाने का तरीका है, इसलिए ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कक्षा में मातृभाषा को स्थान ना देना किस विधि की यहाँ पर विशेषता है। आपको ये बताना है कि अगर आप अपनी क्लास में मातृभाषा मतलब मदर टंग को यहाँ पर स्थान नहीं दे रहे हैं, तो आप कौन सी यहाँ पर विधि जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि है, प्राकृतिक है, द्विभाषिक है, या फिर श्रव्य भाषिक है। तो डायरेक्ट मेथड आप यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि पढ़ा रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है। आप कक्षा में किस उपागम का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, संरचनात्मक उपागम का प्रयोग कर रहे हैं, समग्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, संप्रेषणात्मक का, या फिर रचनावादी यहाँ पर भाषा का जो उपागम है उसका प्रयोग कर रहे हैं आप। तो यहाँ पर आप समग्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है। आप कक्षा में किस उपागम की यहाँ पर जो है प्रयोग कर रहे हैं, तो समग्र भाषा का कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, संरचना अधिगम होगा, मौखिक अधिगम होगा, अवधारणा अधिगम होगा, या फिर गत्यात्मक कौशल अधिगम हो जाएगा। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल यहाँ पर अवधारणा अधिगम ही करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि है, तर्क करना आप सिखा रहे, तो अवधारणा अधिगम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा। तो नए या अपरिचित शब्दों के सही उच्चारण का अभ्यास करना, या फिर अध्यापक के साथ पाठ्य सामग्री का समावेत यहाँ पर पठन, या फिर कविता को कंठस्थ कर लेने के बाद कविता का समवेत गायन, या फिर रोल प्ले में भाग लेना। चलिए बताइए 118 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। तो बिल्कुल रोल प्ले में अगर भाग आप बच्चों को कराएंगे तो यहाँ पर मौखिक भाषा का विकास होगा, इसलिए डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन है कि जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है, तो यहाँ पर इसका तात्पर्य क्या है कि भाषा पहले से निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है, या फिर भाषा के शब्दों और उसके अर्थों के बीच अंतर्निहित संबंध है, या फिर शब्दों और उनके अर्थों के बीच संबंध किसी ठोस कारण पर आधारित है, ना कि बस यूं ही, या फिर भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध जो है वो नहीं है। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन ही क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा कि भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित जो है, तो क्या होगा यहाँ पर डी ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होगा। विद्यार्थियों के प्रगति रिपोर्ट कार्ड में प्राप्त फल लिखना, या फिर योगात्मक आकलन के लिए योजना एवं प्रश्न बनाना। सी ऑप्शन है कि अभिभावक शिक्षक बैठक में अभिभावकों को सूचित करना और ध्यान देने के लिए कहना, या फिर बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक यहाँ पर कदम उठाना। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर निदानात्मक परीक्षण कर रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन आपका जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम गद्यांश देखेंगे, तो गद्यांश के भी क्वेश्चन यहाँ पर पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे। इस तरीके से आपको सीटेट एग्जाम में भी मिलने वाला है गद्यांश। तो अभी पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको गद्यांश पढ़ लेना है वहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन जो होंगे उसको करना है। चलिए हम गद्यांश सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। मन के शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम है। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। मन की स्वच्छता
मानव व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम और सम्मान जैसे आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लंघन प्राकृतिक विधि विधान और व्यवस्था का उल्लंघन है। तो यहाँ पर ये गद्यांश है। चलिए अब इसके क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर 91 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आंतरिक स्वच्छता से क्या संबंधित नहीं, तो शिक्षा यहाँ पर संबंधित नहीं है। यहाँ पर आपने देखा होगा, जब आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर देखो आंतरिक स्वच्छता के कौन कौन से आयाम हैं। मन के शुद्ध और सात्विक विचार, स्वच्छता और निर्मलता। तो यहाँ पर क्या है, शिक्षा ही नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, शिक्षा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको वहाँ पर पढ़ना है, उसके बाद में यहाँ पर आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर अब 92 नंबर क्वेश्चन है कि बुनियादी आवश्यकता है। तो बुनियादी आवश्यकता क्या हो जाएगी, बाहरी स्वच्छता और निर्मलता, भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, या फिर बाहरी और भीतरी स्वच्छता और शुद्ध विचार होगा यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर जो गद्यांश है उसमें कहा गया है कि बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, इसलिए क्या होगा, सी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाह स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। वाक्य का आशय क्या है कि बाहरी और भीतरी स्वच्छता दोनों आवश्यक है। बी ऑप्शन है कि भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है, या फिर बाहरी स्वच्छता पर भी भीतरी स्वच्छता यहाँ पर आधारित है, या फिर बाहरी और भीतरी स्वच्छता एक दूसरे से यहाँ पर स्वतंत्र है। चलिए बताइए, अगर आपने यहाँ पर अच्छे से गद्यांश पढ़ा है, चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा 93 का जो है वो कुछ यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर भीतरी जो स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता यहाँ पर आधारित है, तो यही कहा गया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए विधान में अगर आप एक प्रत्यय लगा देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, विधान में अगर एक प्रत्यय लगाएंगे, अभी मैंने यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय बताया, तो ये क्योंकि प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दांश शब्द के बाद में ये लगते हैं और यहाँ पर वैधानिक हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि किसमें विशेषण और विशेष का संबंध नहीं है। मैंने अभी बताया कि विशेषण जो होता है वो यहाँ पर होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम को विशेष से कहा जाता है। वाह्य स्वच्छता यहाँ पर जो है विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। बुनियादी आवश्यकता, शिक्षा, पर्यावरण, या फिर जन्मजात गुण। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर शिक्षा पर्यावरण हो जाएगा, तो यही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्वच्छता कैसी, वाह, तो ये भी यहाँ पर विशेषण विशेष से गलत हो जाएगा। बुनियादी आवश्यकता कैसी, बुनियादी है, तो ये भी गलत है। गुण कैसा, जन्मजात है, तो ये भी विशेषण विशेष है, तो इसलिए सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट है कि समूह से भिन्न यहाँ पर कौन सा शब्द है, आपको बताना है। स्वच्छता है, निर्मलता है, सम्मान है, या फिर स्वच्छ है। अब देखो ये सभी जो हैं, निर्मलता, स्वच्छता, ये सभी क्या हैं, आपके विशेषण हैं, और स्वच्छ जो है एक संज्ञा है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आंतरिक स्वच्छता से यहाँ पर तात्पर्य है। आंतरिक स्वच्छता से क्या यहाँ पर तात्पर्य है कि मन में कोमल भाव जगाना, मन के बुरे भावों को दूर करना, मन की कल्पना को उड़ान देना, या फिर मन की समस्त भावनाओं को दमन करना। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मन के बुरे भावों को दूर भगाना ही आंतरिक स्वच्छता का यहाँ पर अर्थ होता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बुनियादी में प्रत्यय कौन सा लगा है, दी लगा है, यादी लगा है, या फिर ई लगा, या फिर छोटी ई लगा हुआ है। चलिए बताइए जल्दी से आंसर करिए। तो बिल्कुल यहाँ पर बुनियाद में अगर बड़ी ई प्रत्यय आप लगा देंगे, जैसे आपने लिखा क्या, बुनियाद लिखा, ये यहाँ पर मूल शब्द है, बड़ी ई की यहाँ पर प्रत्यय लगा दिया तो बुनियादी हो गया, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इस गद्यांश का कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है, विचारों और भावों की पवित्रता, शारीरिक स्वच्छता एवं शुद्धता, शांति, प्रेम और बाह्य स्वच्छता, या फिर शांति, बाह्य स्वच्छता और स्वास्थ्य। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विचारों और भावों की पवित्रता यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए अब यहाँ पर हम पद्यांश देख लेते हैं। गद्यांश के आपके यहाँ पर 9 क्वेश्चंस थे, वो मैंने डिटेल में डिस्कस करा दिए हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं पद्यांश। तो यहाँ पद्यांश का मतलब होता है कविता। तो कविता सबसे पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद में यहाँ पर हम उसके क्वेश्चन नीचे हैं उनको करेंगे। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कविता। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों के से कीमत बड़ी चुकाई थी, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से।
तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी ये कविता है। चलिए अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कि कविता में किस छल की बात की गई है। व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने के लिए यहाँ पर छल की बात की गई है, व्यापारी बन मिलावट करने की, व्यापारी बन पैसों का हेरफेर करने की, या फिर व्यापारी बनने की वेशभूषा यहाँ पर धारण करने की। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल व्यापारी बन के हमें गुलाम बनाने की ही यहाँ पर छल की बात की गई, तो ए ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। तो नीति शब्द में यहाँ पर प्रत्यय क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा, ई हो जाएगा, इक, या फिर ई यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर इक हो जाएगा। नीति में अगर आप इक प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, नैतिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नैतिक बन जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रत्यय जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाभिमान का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो स्वधन भिमान, तो ये तो नहीं होगा, स्वधन भिमान भी नहीं होगा, स्वाधन अभिमान भी नहीं होगा, स्वाधन अभिमान यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये दोनों ऑप्शन आपको सेम दिख रहे हैं, तो ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर स्वा होगा, स्वाधन अभिमान, और ये स्वधन अभिमान बराबर स्वाभिमान हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय यहाँ पर लगा हुआ था। यह भाव कविता के किस अंश में यहाँ पर प्रतिबिंबित होता है। तो वीर शहीदों के बलिदान से यहाँ पर प्रतिबिंबित होता है, कीमत बड़ी चुकाई थी, या फिर गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, या फिर लंबी चली लड़ाई थी। चलिए बताइए। तो यहाँ पर लंबी चली लड़ाई थी, ये जो है भाव यहाँ पर प्रतिबिंबित हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की स्वतंत्रता के लिए क्या करना चाहिए। शस्त्रों का निर्माण किया गया, या फिर यहाँ पर अपने जीवन की आहुति दे दी गई, वीरों की भर्ती की गई, या फिर बहुत सारा धन यहाँ पर दिया गया। चलिए बताइए। तो यहाँ पर अपने जीवन की जो है आहुति दी गई देश की स्वतंत्रता के लिए। बहुत सारे शहीद जो हैं, जो भाई बहन थे वो शहीद हो गए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अपने जीवन की आहुति यहाँ पर दी गई, इसलिए बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट है कि आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया है। वीरों की कूटनीति को, वीरों के अस्त्र शस्त्रों को, वीरों के बलिदान को, या फिर व्यापारी वर्ग के सहयोग को। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो वीरों के बलिदान को यहाँ पर श्रेय दिया गया है आज़ादी मिलने का, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर फिर से हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको करने हैं। चलिए निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं। शब्दावली को समृद्ध करने के, शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के, उच्चारण का अभ्यास करने के, या फिर अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय में। तो यहाँ पर चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यही ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा कि अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के। तो यहाँ पर वाक्यों में लय लाना यहाँ पर जो है उसमें यहाँ पर यही ऑप्शन जो है आपका गलत है, तो यहाँ पर नहीं पूछा गया था, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है। पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि किस रूप में देखा जाना चाहिए। तो ए ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए। बी ऑप्शन है कि पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय परिवेश के रूप में देखा जाना चाहिए, या फिर अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकें, या फिर पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त यहाँ पर रूप से हो सकता है। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यही ऑप्शन जो है यहाँ पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है कि पुस्तकालय में आप जो है सस्वर पठन मतलब तेज तेज क्या पढ़ सकते हैं, तो नहीं पढ़ सकते, तो इसीलिए यही ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता मतलब मास्टरी होनी चाहिए। अगर आप साक्षर हैं तो यहाँ पर किसमें निपुण होंगे। ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रवाह में आप यहाँ पर निपुण होंगे। दृश्य, शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान आप कर सकेंगे। कोडिंग और भाषा अवबोधन में कर सकेंगे, या फिर सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध में यहाँ पर आप निपुण होंगे। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर कोडिंग और भाषा अवबोधन में आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पर निपुण होना चाहिए, तभी आप साक्षर जो है साक्षरता अर्जित करने के लिए यहाँ पर निपुण हो पाएंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप व्याकरण शिक्षण पढ़ा रहे हैं तो प्रभावी तरीके से क्या पढ़ाने के लिए सही नहीं है। वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना, व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना, या फिर व्याकरण को उनके नियम कंठस्थ
करके सीखना। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यही है, कंठस्थ करना निगेटिव है और निगेटिव ही पूछा गया था, इसलिए डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध यहाँ पर बल देता है। तो समग्र भाषा पद्धति पर बल देता है, व्याकरण अनुवाद पर बल देता है, स्थिति परक उपागम पर, या फिर ध्वनि विज्ञान निर्देशन पर यहाँ पर बल देता है। चलिए बताइए। तो बिल्कुल यहाँ पर ध्वनि विज्ञान निर्देशन पर बल देता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 111 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के, मतलब कि क्या है, सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछे, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो, गतिविधि का यह प्रकार इसलिए है। तो मौखिक प्रवाह अभ्यास पर है, नियंत्रित मौखिक अभ्यास पर, स्वच्छंद बोलना, या फिर निष्क्रिय श्रवण पर है। चलिए बताइए। तो बिल्कुल मौखिक प्रवाह जो है अभ्यास के लिए ये पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए ए ऑप्शन ही आपको करेक्ट कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा उपागम जो विधि है वो शिक्षार्थी के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है। प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि, या फिर श्रव्य भाषिक विधि हो जाएगी। चलिए तो यहाँ पर संप्रेषणात्मक उपागम हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं को अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? तो विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना है, नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करवाना है, संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास करवाना है, या फिर सहपाठी के काम की जांच के कौशल यहाँ पर विकसित करना है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सहपाठी के काम की जांच के कौशल यहाँ पर विकसित करना है, यही अदला बदली जांचने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर क्वेश्चन कि बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब वे क्या करते हैं, वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं, या फिर वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का यहाँ पर सक्रिय प्रयोग करते हैं, या फिर वे अपनी कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं या फिर बार बार लिखते हैं, या फिर मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विषय पर यहाँ पर होता है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा कि वे अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। तो बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम मतलब फाइनल रूप से जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है? प्रारूपण में है, पुनः प्रारूपण में है, प्रूफ रीडिंग पर है, या फिर सहपाठी मूल्यांकन में है। तो यहाँ पर वो प्रूफ रीडिंग में है, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पर आप उसको आगे भेज रहे हैं, अगर आप उससे पहले चेक कर रहे हैं तो आप प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस यहाँ पर मैराथन का। तो कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा मतलब मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है? प्राकृतिक उपागम है, संप्रेषणात्मक उपागम है, प्रत्यक्ष विधि है, या फिर श्रव्य भाषिक विधि है? चलिए बताइए कौन सा। तो बिल्कुल डायरेक्ट मेथड हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि हो जाएगा। यहाँ पर प्रोत्साहित वो नहीं करती है प्रत्यक्ष विधि, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पूरी हिंदी यहाँ पर मैराथन क्लास में सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर ली हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।